भारत के मध्य में बसा एक छोटा सा गांव मलापुर। लोग मानते हैं कि इसका नाम मलापुर एक शैतान के नाम पर रखा गया था। सन 1997 में इसी गांव में एक मला नाम का तांत्रिक रहता था, जो छुपकर गांव के बच्चों की बलि देता था। मगर एक दिन गांव वालों ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और उसे मारकर ज़मीन में गाड़ दिया। लेकिन वो मरते मरते कह गया था कि वो फिर लौटकर ज़रूर आएगा और फिर से इस गांव के बच्चों की बलि देगा। लोगों ने जहां उसे मारकर दफनाया था, आज वहां पर एक पीपल का पेड़ है और लोग आज भी मानते हैं कि मला कभी भी वापस आ सकता है। आज का दिन गांव के बस अड्डे पर एक बस आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का निकलता है। कुछ देर बाद एक और लड़का उस बस से उतरता है और बस से उतरने के बाद अपनी बाहों को फैलाकर अंगड़ाई लेता है। पहले वाला लड़का उसे देखकर उससे कहता है, अरे जतिन, तुम इसी बस में से थे ना? यार मुझे पता ही नहीं चला। और सुनाओ, कैसे हो? शहर कैसा लगा और जॉब कैसी है भाई? जतिन कहता है, अरे अनिल भैया, मैं बस में पीछे वाली सीट पर जाकर सो गया था, इसी कारण शायद आप मुझे देख नहीं पाए। और रही शहर की बात, तो शहर इस गांव से तो अच्छा ही है। आप तो जानते ही हो ना, मेरी तो नौकरी भी अच्छी है। आप बताइए। ये कहकर वो अनिल के अगल बगल देखता है और उससे कहता है, अरे नेहा, सॉरी सॉरी, भाभी को नहीं लेकर आए? अनिल बोलता है, तुझे पता है ना उसके भाई और बाप का, और बच्चों की पढ़ाई के कारण वो शहर में रुक गई। फिर जतिन बोलता है, अरे तो फिर आप क्यों यहाँ आए? आप जानते हो ना आपको यहाँ खतरा है। फिर जतिन मन ही मन कहता है, अरे यार, नेहा के चक्कर में तो हम भी थे, मगर वो तेरी किस्मत में थी, हम तो बस अपना हाथ मलते रह गए। अनिल कहता है, हाँ है, पर मेरे सरपंच जी को पहले ही बता दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए गाँव आना चाहता हूँ। सरपंच जी ने मुझसे वादा किया है कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तभी एक बूढ़ा और बुढ़िया अनिल के पास भागे चले आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, हमारी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अरे, बच्चे नहीं आए क्या? नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना गांव के हालात। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, गांव के हालात तो पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। जो यहाँ रहता है उसे ही मालूम है, मगर तुम तो अब शहर वाले हो गए हो। अनिल आवाज़ आने की दिशा की ओर देखता है और कहता है, अरे सरपंच जी, आप कैसे हैं? सरपंच करण राव, जो अपने सिद्धांतों के लिए गांव में जाने जाते थे। अरे मैं तो ठीक हूँ, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। कभी इनकी भी परवाह कर लेते। इतने दिनों के बाद तुम गांव आए हो, तुम्हारे माँ बाप की आंखें देखो, कितनी तरस रही हैं तुम्हें देखने के लिए। हमें नहीं लगा था कि तुम वापस लौट के आओगे। तुम्हारा अचानक से यहाँ आने का मकसद मुझे समझ नहीं आया क्या है, पर लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए। अरे कुछ नहीं, बस माँ और बाबा से मिलने चला आया। आपने उन्हें तो समझा दिया है ना? सरपंच ने कहा, हाँ, और कल पंचायत होगी जिसमें हम आमने सामने उनसे बात करेंगे। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत होती है। एक तरफ होता है अनिल और उसके माँ बाप, और दूसरी तरफ होते हैं अनिल की पत्नी का बाप और भाई। अनिल ने कुछ साल पहले गांव की एक लड़की नेहा से भागकर शादी कर ली थी और वहीं पर उसने गांव छोड़ दिया था। वो उस दिन के बाद अब गांव आया था और उसे नेहा के भाई और बाप से जान का खतरा था। इसीलिए उसने पहले ही गांव के सरपंच को इस बारे में इत्तला कर दी थी कि वो गांव में आना चाहता है। और सरपंच करण राव ने अनिल को वादा किया था कि वो नेहा के बाप और भाई से उसकी रक्षा करेगा, और करण राव अपनी ज़ुबान का पक्का था। सरपंच वहाँ बैठा हुआ कहता है, आप सब जानते ही होंगे कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। इतने में
नेहा का भाई कहता है, हाँ सरपंच जी, हमें पता है। इस कमीने की जान की खातिर हम उसे लेना चाहते हैं और आप हमें ये करने नहीं देंगे। पर मैं आपको बता दूं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर जब बात हमारी इज्जत पर आए तो मैं ये परवाह नहीं करता कि सामने कौन है। तभी नेहा के पिता नेहा के भाई अमित से कहता है, अमित, आवाज़ नीचे, ये पंचायत है और हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अमित कहता है, पिताजी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैं आज तक आपके कारण चुप था। हम इसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये यहाँ आया क्यों? इसे पता है ना कि जब भी मैं इसका चेहरा देखता हूँ तो मैं बस इसे मारना चाहता हूँ। सरपंच कहते हैं, खामोश अमित, तुम इसे छू भी नहीं सकते जब तक मैं यहाँ हूँ। अनिल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और अनिल, तुम यहाँ कितने दिनों तक रहोगे? अनिल कहता है, बस 3 दिन। सरपंच कहते हैं, 3 दिन? 3 दिन तो 3 दिन समझे, और जितना हो सके तुम अमित के सामने नहीं जाओगे। और अमित, अपने गुस्से को खेतों में लगाओ, वो बर्बादी नहीं आमदनी देगा। यही है मेरा फैसला। सरपंच अमित के पिता को कहता है, अपने बेटे को काबू में रखो, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानते हो। जानते हो ना कुंवरपाल। इस घटना के बाद अब सीधा अनिल की गांव में आखिरी रात होती है। आज गांव में रात को एक नाचने वाली का प्रोग्राम है, जिसे देखने के लिए सभी गांव के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक वहां पर आए हुए हैं। अनिल भी वहां मौजूद है और अमित भी। लेकिन जब अमित अनिल को वहां देखता है तो गुस्से में आकर वो वहां से चला जाता है। अनिल के पास जतिन आता है और शराब की बोतल दिखाकर कहता है, अरे अनिल भैया, क्या ख्याल है? अरे नहीं यार, सुबह जल्दी उठकर शहर जाना है। अरे भैया, आज आपकी आखिरी रात है, पी लो ना आप। कब कब हमारे साथ पीते हैं। अनिल कहता है, आखिरी रात? जतिन कहता है, अरे हाँ, गांव में आखिरी रात। फिर जतिन के बार बार कहने पर अनिल मान ही जाता है और शराब पीने लगता है। वो इतनी शराब पी लेता है कि उसे सब घूमता हुआ दिखाई देता है और उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। और वो नाचने वाली के पास नाचते नाचते पहुंच जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वहीं पर उस नाचने वाली का एक आशिक भी होता है, जिसका नाम होता है कुणाल। इस बात को लेकर कुणाल और अनिल की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन लोग उन्हें छुड़ा देते हैं। फिर अनिल को जतिन कहता है, भैया, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ये कुणाल बहुत खतरनाक आदमी है। ये अभी कुछ दिन पहले ही जेल से लौटा है। चलो, मैं आपको घर तक छोड़कर आता हूँ। अनिल कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी इतने नशे नहीं हुए हैं। मैं घर तक चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तू यहीं रहकर देख इस नचनिया का डांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जतिन वहीं पर डांस देखने लगता है। अनिल लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था। वो उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँचता है और वहाँ पेशाब करने लगता है और पीपल की ओर देखकर कहता है, ओह सॉरी मला जी, मैं तो भूल गया था कि ये तो आपकी समाधि है। सॉरी, फिर से गलाकर साफ कर दूंगा। चल। वो हंसते हुए कहता है, इसे ये नहीं पता कि मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। और हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखता है, मगर उसकी आंखों में नशे के कारण धुंधलापन छाया हुआ था। उसे बस एक काला साया दिखाई देता है। वो उसे कहता है, अरे कौन हो भाई? कि तभी वो काला साया, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो अनिल की छाती पर उस कुल्हाड़ी से वार करता है। अनिल की चीख इतनी तेज होती है कि आसपास के घरों में लोगों को वो सुनाई पड़ती है और लोग बाहर आकर देखते हैं कि सरपंच का भाई रामदेव एक कुल्हाड़ी लिए खड़ा है और अनिल की लाश खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी है। ये देखकर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। अनिल के माँ बाप भी वहां पहुंच जाते हैं
और अनिल से लिपट कर रोने लगते हैं। सरपंच वहाँ पर आता है और देखता है कि अनिल मरा पड़ा है और उसका छोटा भाई कुड़ाली लिए वहाँ खड़ा है। तुमने ये क्या किया रामदेव? रामदेव कहता है, नहीं भाई साहब, मैं तो यहाँ से जा रहा था और मुझे एक चीख सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो एक काला साया अनिल के पास खड़ा था। मैं उसके पीछे भागा और ज़मीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने ही वाला था कि वो अंधेरे में कहीं खो गया। और तभी गांव के लोग यहाँ आ गए और मुझ पर शक की नज़र से देखने लगे। अगर मैं ही खूनी होता तो मैं यहाँ क्यों खड़ा रहता? मैं भाग भी तो सकता था। तभी वहाँ पुलिस आती है और वो आकर रामदेव को पकड़ती है और गांव वालों से अनिल के मर्डर की पूरी जानकारी लेती है। इंस्पेक्टर और कोई नहीं, सरपंच के बेटे का दोस्त अक्षय था। वो सरपंच के पास आता है और कहता है, अंकल, हम असली मुजरिम को पकड़ लेंगे। अगर रामदेव अगर निर्दोष है तो हम उसे छोड़ देंगे ना। दरअसल अक्षय भी घबरा रहा होता है, लेकिन सरपंच कहता है, अक्षय, मैंने अनिल और इसके घर वालों से वादा किया था कि इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मगर मेरा वादा टूट चुका है। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। अक्षय कहता है, ठीक है अंकल, पर आप ये बात सोलंकी तक मत जाने देना, नहीं तो वो यहाँ कर खून खराबा कर देगा। प्लीज़ अंकल, हम जल्दी केस सॉल्व कर देंगे। तभी एक बुढ़िया पीपल की ओर इशारा करके कहती है, देखो पेड़ पर कुछ लिखा हुआ है। सभी उसकी तरफ देखते हैं और उस ओर देखने के बाद सभी चौंक जाते हैं। पेड़ पर लिखा था, मला वापस आ गया है और वो 3 बलि लेकर ही जाएगा। ये देखकर सरपंच मन ही मन कहता है, अब तो सोलंकी को बुलाना ही पड़ेगा। शहर की एक यूनिवर्सिटी में सरपंच का बेटा सोलंकी, जो पेशे से एक प्राइवेट जासूस है, एक सभा को संबोधित कर रहा था। उससे एक लड़का पूछता है कि इतनी कम उम्र में वो इतने बड़े बड़े केस कैसे सॉल्व कर लेता है। सोलंकी कहता है, इंसान की काबिलियत उसकी उम्र देखकर नहीं करनी चाहिए। दुनिया में वही लोग काबिल होते हैं जो अपने फील्ड में पूरा जान लगाकर काम करते हैं, और मैं मेरे फील्ड में जान के साथ साथ दिमाग भी लगाता हूँ। लड़का कहता है, आप अपने केस को किस नज़र से देखते हैं और कैसे सुलझाते हैं? सोलंकी कहता है, मैं हमेशा जुर्म को वहाँ से देखता हूँ जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। जैसे मान लो तुमने किसी को मारा, पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो गए? पैसे के लिए, बदले के लिए, किसी लड़की के लिए? क्या तुम कोई साइको किलर हो? इनसे अलग भी एक पहलू होता है। क्या मरने वाला इसी लायक था? कई बार हम दूसरों के दर्द को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं और जो वो चाहते हैं वो काम हम खुद कर देते हैं।